चलिए ये चैप्टर है नंबर 3, धातु और अधातु। तो सबसे पहले देखते हैं धातु। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह धातु है जिसका उपयोग बर्तन, हथियारों तथा अन्य सामान को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का प्रयोग पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है। चलिए कुछ धातु का उदाहरण दिया है, उसको देखते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, जिसका संकेत क्या होता है Fe, कॉपर Cu संकेत, एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, लेड Pb, जिंक Zn और सोडियम। ये सारा क्या है, धातु का एग्जाम्पल है। सारा धातु का एग्जाम्पल है। चलिए धातु के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक भी कहते हैं। सामान्यतः धातु कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातु को पीट कर उसे पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धकता कहते हैं। ये भी है। तो आघातवर्धकता क्या होता है, जब किसी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्धकता बोलते हैं। धातु सामान्यतः उष्मा एवं की क्या होते हैं, सुचालक। धातु उष्मा की सामान्यतः क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो वो आवाज़ उत्पन्न करती है। तो उसे क्या, कौन सा गुण कहते हैं, ध्वनिक तो गुण कहते हैं। तो ध्वनि क्या होता है, जब किसी कठोर सतह से टकराकर जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। सामान्य धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जब किसी धातु को खींच कर पतली तार के जैसे बनाया जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ धातु की एग्जाम्पल यहाँ भी दिया गया, उसको देखते हैं। जैसे कि कठोर धातु में आता है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। कुछ कठोर धातु का एग्जाम्पल है जिसमें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है। जैसे कि नरम धातु में सोडियम और पोटेशियम। सबसे अधिक आघातवर्ध्य है, जैसे कि सोना और चांदी। आघातवर्ध्य मतलब जिसे पीट कर चादर के जैसे बनाया जा सकता है। उष्मा की सुचालक सबसे अधिक होता है चांदी, उसके बाद तांबा। सबसे अधिक तन्यता कौन होता है, सोना। सबसे अधिक तन्यता सोना। उष्मा की कुचालकता, लीड और मरकरी क्या होता है, उसमें उष्मा की कुचालक होती है, जिससे उष्मा पास ही नहीं कर पाता है। चलिए धातु की रासायनिक गुण को देखते हैं। धातु का दहन। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो उसी प्रकार जैसे कि Cu प्लस O तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। जिस प्रकार Al प्लस 3O2 तो ये बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3। इसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं या प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब ये हो गया, अम्ल से भी अभिक्रिया करके वो लवण और जल देगा और क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल देगा। तो ऐसन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब ऐसन अभिक्रिया जो ऐसन धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या दे, लवण और जल दे, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl जब अभिक्रिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको हो गया क्षार, HCl हो गया अम्ल। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो AlCl3 ये क्या है, लवण है, जबकि H2O जल है।
उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH, ये अम्ल NaOH, जब अपक्रिया किया तो ये बनाया है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जल। चलिए आगे देखते हैं। चलो एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है? जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाता है तो उसे एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की परत एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। चलिए, यह धातु के जल के साथ अपक्रिया। जो भी धातु उसको जल के साथ अपक्रिया कर धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बना, जैसे कि धातु प्लस जल जब मिलाएंगे तो बनेगा धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आप सबके लिए अच्छा है। धातु प्लस और जल बनेगा तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ ले लिए कि पोटेशियम प्लस जल, तो जब सोडियम में जल मिलाए तो सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बना। धातु की अम्लों के साथ अपक्रिया। जब धातु को अम्ल के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब धातु अम्ल से धातु क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु क्षारीय होता है और जब अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्योंकि अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो उसी वजह से कि Mg ये है धातु जो क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का, और HCl जब मिलाते हैं ये बन गया MgCl2 प्लस H2, तो ये हो गया लवण। इसी प्रकार जिंक प्लस HCl मिलाए तो जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु लवणों के साथ अपक्रिया। सभी धातु की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन या गलित अवस्था को विस्थापित कर देती है। जैसे कि धातु A प्लस B का लवण विलयन, तो AB का लवण विलयन प्लस धातु B। चलिए, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया विविया एक्वारेजिया इसे रॉयल जल लेटिन शब्द में कहते हैं। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वारेजिया भवकता हुआ द्रव होने के साथ साथ प्रबल क्षार है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा, इसका अनुपात क्या होता है? सांद्र इसमें HCl प्लस क्या है NaOH के क्या होता है? इसका अनुपात कितना होता है? 1:3:1 होता है। चलिए, उसके बाद है क्रियाशीलता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सूची प्राप्त करें, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं सोडियम और पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील गोल्ड और प्लेटिनम। अधातु
धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम होती है। उदाहरण के लिए सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस। ब्रोमीन इससे अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। इसके अलावा सभी अधातु या तो ठोस या तो गैस अवस्था में होते हैं। अधातु के गुणधर्म। अधातु आघातवर्धक नहीं होते हैं। अधातु तन्य भी और भंगुर भी, तन्य नहीं होते परंतु भंगुर होते हैं, क्योंकि वो अधातु को खींच नहीं सकते परंतु उसे चूर चूर कर सकते हैं। अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु में चमक नहीं होते हैं। अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अधातु कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में हो सकती है। अधातु की रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अधातु अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे अधातु प्लस ऑक्सीजन तो बनाता है अधातु ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बना CO2, इसको बोलते हैं कार्बन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने से सल्फर डाइऑक्साइड बना। नोट: अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे कि CO2 प्लस H2O को मिलाए तो H2CO3, जिसे कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधातु सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि सल्फर प्लस H2SO4 बना SO2 प्लस H2O। जब P फास्फोरस से अभिक्रिया करवाए तो HNO3 को तो बना H3PO4 5NO2 प्लस H2। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। जब सल्फर प्लस क्लोराइड मिलाते हैं तो सल्फर क्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके संयोजक हाइड्राइड बनाती है। जैसे H2 प्लस C बनाया H2SO। उत्कृष्ट गैस के नाम हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन। कुछ उत्कृष्ट गैस यहाँ पर दिया गया। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? मरकरी, जिसका संकेत क्या होता है Hg, जिसे पारा भी बोलते हैं। ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, जिसे गैलियम और सीजियम क्या है? ऐसी धातु जो से हथेली पर रखने पर क्या होगा? पिघल जाएगा। आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकती है। आयोडीन ऐसी अधातु है जो क्या करती है? चमकती है। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है उससे क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे क्षारीय धातु में आता है लिथियम, सोडियम, प्लेटिनम, पोटेशियम। क्षारीय धातु कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अपर रूप के बारे में देख लेते हैं। अपर रूप। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा। जैसे कि NaCl, LiCl, CaCl2, CO,
MgCl2। आयनिक यौगिक के गुणधर्म। भौतिक प्राकृतिक। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं क्योंकि इन यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों के माध्यम से प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनके प्राकृतिक भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है क्योंकि इसमें मजबूत विद्युत वाहक बल के साथ जुड़े होते हैं। घुलनशीलता। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातु की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज किससे कहते हैं? पृथ्वी या भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। जिन खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होती है, अन्य खनिज को अयस्क कहते हैं। धातु का निष्कर्षण। कुछ धातु भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातु अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, Ca, Mg तथा Al बहुत अधिक क्रियाशील होती है, तभी कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। अयस्क का समुद्रीकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बालू बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। जो भी अयस्क निकालते हैं उसमें जो भी अशुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों के सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विभिन्न तकनीकों का उपयोग गैंग को हटाने के लिए किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पारे एक प्रमुख अयस्क है क्या होता है? HgS अयस्क ग्रुप में क्या होता है? पारा का अयस्क क्या होता है? HgS, जिसका नाम क्या है? सिनेबार। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियता श्रेणी के माध्यम होती है। प्रकृति में यह धातु प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। निस्थापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड
के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को एल्युमिनियम की साथ अभिक्रिया करके रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जे को दरार को भरने के लिए किया जाता है, इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करने पर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धातु का परिष्करण विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। धातु के अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी विधि है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसे अनेक धातु को विद्युत अपघटनी द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लाया जाता है। धातु के लवण के लिए विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। शुद्ध तांबे एनोड पर जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड पर कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलय अशुद्ध विलयन में घुल जाते हैं। विलय की अशुद्धि एनोड पर के तली में जाकर निक्षेपित हो जाता है, जिसे एनोड पक्ष भी कहते हैं। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीकरण आदि के संपर्क में आ जाते हैं तो उसे संक्षारित हो जाते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के प्रमुख घटक लंबे समय तक आर्द्रता वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की धातु वायु में उपस्थित सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड का परत बना लेते हैं, जिससे काला परत बन जाती है। संक्षारण से सुरक्षा जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। जंग के अन्य विधियों द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे कि क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते जिंक की पतली परत जिसे एदस लेपन कहते हैं। यदि लोहे के साथ अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाता है, जिस धातु या धातु के कुछ भी हो सकते हैं। मिश्र धातु या दो से अधिक धातु समांगी मिश्रण के को मिश्र धातु कहते हैं। कुछ मिश्र धातु के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि पीतल में कॉपर और जिंक मिलाएंगे तो इसका बनेगा मूर्ति और प्रयोग के जैसे कहा सब कॉपर और एसएन को मिलाएंगे तो मूर्ति बनाए, जैसे सोल्डर में पीबी और एसएन को मिलाएंगे तो विद्युत तारों की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यदि काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कटोर बनाने के लिए इसमें तांबा एवं चांदी मिलाया जा सकता है। भारत में अधिकांश 22 कैरेट की सोने का उपयोग किया जाता है। तात्पर्य 22 कैरेट की सोने 22 भाग शुद्ध का 22 भाग होता है, जिससे 2 भाग चांदी और मिलाया जाता है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।